सोचकर देखिए, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य जिसके पास ताकत है, फौज है, और दूसरी तरफ लाखों लोग जिनके पास आधुनिक हथियार तो नहीं लेकिन आज़ाद होने का एक जज्बा है। आज हम इसी कहानी को समझेंगे। ये सिर्फ एक देश की आज़ादी की कहानी नहीं है, ये एक सोच की जीत की कहानी है। ये कहानी है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। तो ये सब होता कैसे है? एक विशाल साम्राज्य के नीचे दबे हुए लोग आखिर कैसे एक राष्ट्र बन जाते हैं? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसता है। ये बस तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है। ये इस बात को समझने की कोशिश है कि कैसे करोड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर ये फैसला किया कि अब अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के बीच में। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि ब्रिटिश शासन के अंदर सब कुछ ठीक है, सब शांत है। लेकिन ये एक तूफान के पहले की शांति थी, क्योंकि जमीन के नीचे सालों का गुस्सा एक आग की तरह सुलग रहा था, और ये आग जल्द ही भड़कने वाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आई तो थी व्यापार करने, अब शासक बन बैठी थी, और उनकी नीतियां वो धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही थीं। किसानों पर इतना टैक्स कि जीना मुश्किल, कारीगरों का काम छीना जा रहा था, और भारत के राजा महाराजाओं की बेइज्जती हो रही थी। तो हालात बिल्कुल एक प्रेशर कुकर जैसे बन गए थे। बस ये देखना था कि ये फटेगा कब। और फिर 1857 में वो विस्फोट हुआ जिसे हम सब भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। हाँ, ये सच है कि इसे बेहद बेरहमी से दबा दिया गया, लेकिन इसने एक ऐसी चीज पैदा की जो पहले नहीं थी। एक एहसास कि चाहे हम अलग अलग राज्यों से हों, अलग अलग समुदायों से हों, लेकिन हम सबका दुश्मन एक ही है। ये वो चिंगारी थी जो एक बार जलने के बाद फिर कभी बुझी नहीं। तो 1857 की चिंगारी ने आग तो लगा दी थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस बिखरी हुई आग को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित आंदोलन की मशाल कैसे बनाया जाए। और यहीं से ये संघर्ष एक नए फेज में एंटर करता है। अब लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, अब लड़ाई विचारों की थी, ऑर्गेनाइजेशन की थी। इस नए दौर के सेंटर में एक शब्द था जिसने लाखों लोगों को एक सपना दिखाया, स्वराज, मतलब अपना राज, सेल्फ रूल। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गोल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी, अपनी किस्मत पर अपना हक जमाने की लड़ाई थी। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? इस पर आंदोलन के अंदर ही दो अलग-अलग राय बनने लगी। तो यहाँ हमें दो अलग सोच, दो अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ थे मॉडरेट्स या नरमपंथी। उनका मानना था कि बदलाव धीरे धीरे आएगा, ब्रिटिश सरकार से बातचीत करके, याचिकाएं देकर हम अपने अधिकार हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट्स या गरमपंथी। उनका साफ कहना था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, आज़ादी छीननी पड़ती है, एक्टिव विरोध से, बॉयकॉट से, और जरूरत पड़े तो कड़े कदम उठाकर। लेकिन फिर 20वीं सदी की शुरुआत में इस संघर्ष में एक नया मोड़ आया, एक नए विचार का जन्म हुआ, और एक ऐसे लीडर की एंट्री हुई जिसने इस पूरी लड़ाई का नक्शा ही बदल कर रख दिया। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको पूरी दुनिया ने महात्मा कहा। एक ऐसे वक्त में जब माना जाता था कि ताकत बंदूक की नली से निकलती है, गांधी ने कहा नहीं। उन्होंने संघर्ष का एक बिल्कुल अलग, एक अनोखा तरीका सामने रखा। उनका कहना था कि असली शक्ति जिस्म की ताकत में नहीं बल्कि सच और हिम्मत में है। और उनके इस हथियार का नाम था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। ये सिर्फ शांति से प्रोटेस्ट करना नहीं था, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। स्टेप 1, अपना केस एक ऐसी सच्चाई पर आधारित करो जिसे कोई झुठला ना सके। स्टेप 2, सरकार के गलत कानूनों को मानने से इनकार कर दो, मार्च निकालो, बॉयकॉट करो, लेकिन हाथ मत उठाओ। और सबसे जरूरी स्टेप 3, इसके लिए जो सजा मिले उसे बिना गुस्सा किए, बिना बदला लिए सहन करो, ताकि दुनिया देखे कि अन्याय कौन कर रहा है। और इस फिलॉसफी का, इस स्ट्रैटेजी का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल वो था 1930 का नमक मार्च। सोच कर देखिए, गांधी जी 240 मील पैदल चलकर समुद्र के किनारे गए और एक मुट्ठी नमक बनाया। ये सिर्फ नमक नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे अन्यायपूर्ण कानूनों में से एक पर सीधा हमला था। एक छोटे से काम ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया, और दुनिया ने देखा कि बिना हथियार के भी एक इंसान कितना ताकतवर हो सकता है। तो अब हम पहुंचते हैं 1940 के दशक में। आंदोलन अब अपने चरम पर था। आज़ादी की मंजिल अब साफ दिख रही थी, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने का आखिरी रास्ता
सबसे ज्यादा मुश्किल और कुर्बानियों से भरा हुआ था। और इस आखिरी दशक में चीजें बहुत तेजी से बदलीं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को साफ साफ आखिरी संदेश दे दिया, भारत छोड़ो। फिर द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की कमर ही तोड़ दी। उनके लिए अब अपना साम्राज्य संभालना लगभग नामुमकिन हो गया था। और आखिरकार 1947 में वो ऐतिहासिक एक्ट पास हुआ जिसने भारत को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। मंजिल बस सामने ही थी। और फिर आई वो रात और उसके बाद वो सुबह, 15 अगस्त 1947। सदियों की गुलामी के बाद आखिरकार भारत ने आज़ादी की सांस ली। ये जश्न का पल था, जीत का पल था, एक नए सपने की शुरुआत का पल था। लेकिन इस जश्न के साथ एक ऐसी त्रासदी जुड़ी थी जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। देश का बंटवारा, पार्टीशन। सिर्फ जमीन पर एक लकीर नहीं खींची गई, दिलों में दीवारें खड़ी हो गई। लगभग 1.5 करोड़ लोग, सोचिए 1.5 करोड़ लोग रातों रात अपने ही घरों में बेघर हो गए और 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इस नफरत की आग में अपनी जान गंवा दी। आज़ादी तो मिली, लेकिन एक ऐसे जख्म के साथ जो शायद कभी पूरी तरह से नहीं भरेगा। तो जब जश्न का शोर थमा और हालात कुछ शांत हुए, तो सवाल ये उठा कि आखिर इस लंबी, कठिन लड़ाई ने हमें विरासत में क्या दिया, क्या लेगेसी छोड़ी, और इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। इसमें गर्व करने वाली बातें भी हैं और ऐसी चुनौतियां भी जिनका सामना हम आज भी कर रहे हैं। सबसे पहले, इस संघर्ष ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जन्म दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसने अहिंसा के रास्ते पर चलकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया। इसने एक ऐसे देश की नींव रखी जहां अलग अलग धर्म और संस्कृति एक साथ रह सकते हैं। लेकिन जैसा हमने देखा, इसने पार्टीशन का वो गहरा जख्म भी दिया जिसकी टीस हम आज भी महसूस करते हैं। और आखिर में ये सवाल, कागजों पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1947 में खत्म हो गया, पर क्या कोई कहानी सच में कभी खत्म होती है? शायद नहीं। इसके आदर्श, इसके सबक, इसकी चुनौतियां, ये सब आज भी हम सबकी जिंदगी का हिस्सा हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि आज़ादी का असली मतलब क्या है, और इसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है।